सी इंटरव्यू का देखो, आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, आप लोगों में से किस किस को लगता है यूपीएससी की तैयारी, आप लोगों में से आप लोग क्या लगता है यूपीएससी की तैयारी कब शुरू होती है? पढ़ाई करते समय स्टार्ट हो जाती है? सबका ये मानना है? ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। यूपीएससी की तैयारी पढ़ाई करते समय नहीं होती है। जब आप देख रहे हो कि जैम हो रहा है रास्ते में और आज आप सोचते हो कि जैम क्यों हो रहा है, इस जैम को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस दिन आपकी यूपीएससी की तैयारी शुरू होती है। या फिर यू शो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस और एन एम्पैथी, यू आर हेल्पिंग एन ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड, उस दिन आपकी यूपीएससी की तैयारी शुरू होती है। आपको ये समझना है। एंड यूपीएससी की तैयारी मींस प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी। कॉमन सेंस का खेल है। इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछा गया था रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर, मैं सिविल इंजीनियर भी नहीं हूँ, मैंने रोड सेफ्टी पे काम भी नहीं किया है, मेरा रोड एक्सीडेंट ना मुझे गाड़ी बाइक कुछ चलानी आती है, ना मेरी हॉबी है। मुझसे बस इसलिए पूछा गया था बिकॉज दे वांटेड टू चेक वेदर आई वाज अवेयर अबाउट दिस और नॉट, मुझे पता है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन रोड एक्सीडेंट्स के लिए क्यों होता है, क्या करना चाहिए, आप लोग भी बता पाओगे बिकॉज आप लोग की यूपीएससी की तैयारी हो चुकी है। आप जो अपने आसपास दुनिया देखते हो ना, आपकी यूपीएससी की तैयारी उस दिन से शुरू होती है। यू डू नॉट स्टार्ट यूपीएससी प्रेप फ्रॉम योर बुक्स। इसी तरह इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी बुक से होती है। फिलहाल प्रायोरिटाइज ये करो कि अपने आप को अच्छे से समझो, आप जो पढ़ रहे हो तो सब अच्छे से समझो, देश दुनिया में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है उसको अच्छे से समझो, और ये बहुत हद तक एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी है। ठीक है, इसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके नाम का मतलब क्या है। यहाँ पे से बहुत लोग हो सकते हैं जिनको नाम का मतलब भी ना पता हो। आप इसी से शुरू करिए, यही चीज आपको स्टार्ट करना है। देखिए, पहली बात, एक कंप्लेन यूजुअली ये आती है स्टूडेंट्स के साथ कि बच्चे जाते हैं 2.5 घंटे की 2 क्लास करते हैं और उनकी यूपीएससी तैयारी खत्म, वो घर जाके आराम से सो सकते हैं। नहीं, सर ने बोला कोचिंग क्लासेस 10%, 15%, मैं मान लो 20% बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप क्या करते हो घर में, कैसे टाइम यूटिलाइज करते हो अपना बेड पे, बैठ के, स्टडी टेबल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोचिंग क्लास आप जितने भी कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि मैं दूसरी सेल्फ स्टडी करता तो मैं आराम से पढ़ता था। सर ने 2.5 महीने में एक ऑप्शन कंप्लीट किया, सर ने ज़्यादा टाइम दिया, तो इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट डू नॉट ओनली डिपेंड ऑन कोचिंग। कोचिंग इज वेरी क्रिटिकल बट इट्स नॉट द ओनली क्रिटिकल फैक्टर। आपको खुद के अपने एंड से भी जाके पढ़ना पड़ेगा, खुद को भी अपने एंड से जाके समझना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एंड जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है, जो आपको रिवाइज करना सीखा उसको प्रैक्टिस करना है। इसलिए डू नॉट ब्लाइंडली डिपेंड। तो शेड्यूल यही है, कोचिंग करिए, कोचिंग के पहले आपके पास सुबह मान लो कि टाइम है तो सुबह 2 घंटा पढ़ के आइए, कोचिंग के बीच में कोचिंग हो रही है, घर जाइए तो फ्रेश होइए, दोस्तों से बातचीत करिए, घर वालों से बातचीत करिए, 2-3 घंटे रात को भी पढ़ लीजिए या फिर जितना टाइम हो आपके पास, बट पढ़िए। एक शेड्यूल में ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए कि बस कोचिंग कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे। दैट इज द रेसिपी फॉर फेलियर, डू नॉट डू दिस। स्टैंडर्ड बुक या ओनली कोचिंग बुक, सी आइडियली मैं यूजुअली लोगों को ये बोलता हूँ अगर आप कोचिंग में है तो अपने कोचिंग की बुक्स देखिए, इसके अलावा कोई एक और सोर्स देखिए ढंग का, बस इतना करना है, इसी को बार-बार रिवाइज करना है। जो मार्केट में 50 चीजों को नहीं देखना, इतना करिए, मोर देन इनफ। नोट्स कितने रिवीजन के बाद बनाइए, सबका अपना अपना वो होता है। कोई कुछ लोग होते हैं जो दूसरे रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग तीसरे से स्टार्ट करते हैं, तो ये एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। देखिए, जब मेरा हर बार मेरे पर्सनल क्वेश्चन है कि हर बार जब आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो फिर होता है टेंशन हो जाती है आपका, फिर आप क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम, तो इस केस में क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी? सी आई टेल यू वेरी डिफरेंटली, बिकॉज मेरा प्रीलिम्स हर बार क्लियर हुआ है बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के मैं वही जगह होता। देखो, कुछ दिनों के लिए रोना गाना जायज है, मेरा भी मेंस क्लियर नहीं था तो मैं बार रोता था, मम्मी को आके बोलता था कि यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बट देन मैं अपने को समझाता था, मेरे पास एक मोटिवेशन था कि मुझे क्यों करना है। आपके पास भी, सबके पास एक मोटिवेशन होगा। मैंने आपको बात शुरू में ही बताया, जब भी आपको लगे कि क्यों कर रहे हैं, दबाव है, तनाव है, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगा, बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है, ये होता है, सबके साथ होता है। आपको ये सब पहले बात सोचना ही नहीं है, आपको बस ये सोचना चलो मुझे एक और अटेम्प्ट का अनुभव मिला है। इट्स अबाउट चेंजिंग योर आउटलुक, आपको अपना नजरिया चेंज करना है, ठीक है। यू आर नॉट फेलिंग एट वन अटेम्प्ट, यू आर जस्ट टेकिंग वन मोर अटेम्प्ट, यू आर गेटिंग बेटर बाय वन अटेम्प्ट।
आपको इस अप्रोच के साथ जाना है। टेंशन होगा, कुछ होने बात नहीं, कुछ दिन का ब्रेक ले लो, वापस अपने आप को रिफ्रेश करो, वापस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, वापस आओ, नई शुरुआत करो। वही चीज करनी है। इनफैक्ट आपके पास फायदा होगा, इसमें आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा। आपके पास एक ये चीज, ये फायदा है, टाइम ज्यादा रहेगा, एफर्ट्स को आप पूरा फोकस करके कर पाओगे, ज्यादा चीज को ज्यादा बार रिवाइज कर पाओगे, ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड तब से सर, मैं कोई भी टॉपर क्या बोलता है, यही चीज को बार बार बोल रहे हैं हम लोग ना, ये पढ़ना है, ज्यादा करना है, राइट, यही चीजें हैं। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू बी टेंस्ड। मैंने क्या बोला, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू बी नर्वस, बट क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं करना। वेरी गुड, पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक का स्टेट नहीं आना चाहिए। मैंने बताया ना, रिंकू राही सर, आप लोग जाके पढ़िए उनके बारे में। कोई आदमी 16 अटेम्प्ट दिया है, वो सर्विस में आ रहा है, एंड ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पीपल यू विल एवर कम अक्रॉस और लिसन अबाउट। जो आदमी अपने एक पर्पस के काम के लिए चेहरे पे गोली खा सकता है, बॉडी पे गोली खा सकता है, और वो इसलिए वापस सर्विस में आ रहा है बिकॉज उसको कुछ करना है। क्या आपने गोली वोली खाई है? भगवान ना करे किसी को गोली खाना पड़े, भगवान करे कि ओनली गोली आपको खाना पड़े पैरासिटामोल हो, ठीक है, या डिस्प्रिन हो, या एंटासिड हो। बट अगर वैसे लोग कर सकते हैं, उठ सकते हैं, तो हमें ये सोचना, हमें हारना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें फोकस करना है। थिंग्स माइट गेट लो फॉर अ टाइम, हमें उससे रिकवर करना है, ठीक है। इतने पर्चे तो मैंने जितने जीवन में नहीं बनाए थे इन 4 साल की इंजीनियरिंग में। प्रीलिम्स के 1 महीना पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, मॉक्स दो, मॉक्स को एनालाइज करो। 15 दिन पहले क्या रणनीति चाहिए, मॉक्स दो, मॉक्स को एनालाइज करो और अच्छे से एनालाइज करो, पुराने मॉक्स के पास वापस जाओ। 1 दिन पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लो, आईडी कार्ड सामने रखो, घर वालों से भाड़ा ले लो, ठीक है, और फिर सटर होकर सो जाओ, ठीक है। बहुत गजब क्वेश्चन, मतलब इस लेवल ऑफ प्लानिंग है, इतनी प्लानिंग भारत सरकार भी नहीं करती, डिपेंड करे क्या होना चाहिए। क्या हमें यूपीएससी सीएस की तैयारी के समय सीडीएस या तैयारी भी करनी चाहिए? देखो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट बैकअप। आप लोगों में से कितने लोगों ने टीवीएफ एस्पिरेंट्स देखा है? वेब सीरीज दिखाने को बोल तो सबके हाथ खड़े हो जाते। तो टीवीएफ एस्पिरेंट्स में एक चीज बोली गई थी बैकअप के बारे में। बैकअप का रोल आपके जीवन में डाइवर्ट करना नहीं होता है, उसको एक स्टेबिलिटी देना होता है, सिक्योरिटी देना होता है, इंश्योरेंस टाइप का होता है। So there is no harm in having a backup. It's my personal opinion. There is no harm in having a backup. अगर आप CAPF का देना चाहते हैं, RS देना चाहते हैं, कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। बट वर्स्ट केस में क्या होगा, तब मेन एग्जाम का प्रैक्टिस होगा, MC का प्रैक्टिस होगा, राइटिंग का प्रैक्टिस होगा। बट दिक्कत ये है कि जिस दिन आपको करना है UPSC, आपका CAPF निकल गया, फिर आप UPSC को रजिस्ट्री कर दिए, दिक्कत हुआ है। Do not let your backup become your plan A and your plan A become your backup. There is no harm in CAPS, CDS या RS becoming your backup. उनकी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसको कितना टाइम देना है। लकीली ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत हद तक सिलेबस भी ओवरलैप करता है, ठीक है, तो आपको इनफैक्ट यूपीएससी में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। बट आप अचानक से इंस्टाग्राम पे यूपीएससी एस्पिरेंट से CACSE एस्पिरेंट से आप CAPF एस्पिरेंट ना बन जाइए, वो दिक्कत का बात है, ठीक है। देखिए, पहली बात आप कुछ जैसे ये हमारे देश की या फिर हमारे सिटीजन्स की एक बहुत खराब मेंटालिटी रह गई कि अगर हम गांव के इलाके से आते हैं, दूर दराज इलाके से आते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है, ये नहीं है। इट्स एक्चुअली नॉट योर फॉल्ट एज वेल। हम लोग जो 200 साल ब्रिटिशर्स के अंदर रहे हुए हैं, तो हमारे एक ये मेंटल आउटलुक बन गया कि जो इंग्लिश अच्छा बोलता है ही इज नंबर 1, जो हिंदी बोलता है वो नंबर 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप गांव से आए हैं इसका ये मतलब नहीं है, आप दूर दराज इलाके से आए का ये मतलब नहीं, आप हिंदी से आए हैं, हिंदी बोलते इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से कम हैं। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको अपने भाषा पे गर्व रखिए, आपको अपने जहां से आए हैं वहां पे गर्व रखिए। एक IAS ऑफिसर पहला दिन बैठ के राष्ट्रपति भवन में नहीं बैठेगा, ठीक है, वो जाएगा गाँव में जाके काम करेगा, उन गाँव के बीच में चलेगा। एक IPS ऑफिसर भी उन ग्रामीणों में चलेगा, उनको उन लोगों के साथ बात करके। एट द एंड ऑफ द डे एक सिविल सर्वेंट का टारगेट कौन है, कुछ सोशियो इकोनॉमिक लाइन है ना, उसमें खड़ा हुआ आखिरी बंदा, वो उसका टारगेट है, उसके जीवन बेहतर बनाना है।
तो कृपया करके एक सेकंड के लिए भी ये मत समझिए कि आप अगर रूरल एरिया से आए हैं या फिर हिंदी बोलते हैं तो इट्स मैटर ऑफ डिसएडवांटेज फॉर यू। नो, रहा बात ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कैसे बनाना है, इट्स वेरी सिंपल बट इट विल टेक टाइम। कुछ नहीं, आप कुछ भी चीज सोचिए उसे क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव वे में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग जैसे मीडिया में क्या चलता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलती है, हमारे पीएम इधर जा रहे हैं, हमारे पीएम उधर जा रहे हैं। इससे क्या पॉइंट है? हमें पॉलिटिशियंस की भाषा करनी ही नहीं है। Your training for becoming a bureaucrat starts the day when you start observing the world around you. हमें ये नहीं सोचना है कि बीजेपी क्या करे, कांग्रेस क्या करे, हमें ये सोचना है सरकार क्या कर रही है।